बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना है। हमने एक बड़ी कामयाब टेलीथॉन की, लगभग 5 घंटे से ज़ायद वो जारी रही और उसमें पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर इमदाद की है। जो पाकिस्तानी इस वक्त फ्लड्स के अंदर मुतासिर हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह कि ये इमदाद किस तरीके से पहुंचाई जाएगी सैलाब मुतासरीन के लिए। अभी ये सिलसिला जारी है और साथ साथ ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब एक बड़ी कैंपेन जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मदद करें उतनी कम है। हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान में, सैलाब बढ़ता चला जा रहा है। जो सूरत हाल मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, हमारी ये जिम्मेदारी भी है बहैसियत कौम और बहैसियत पाकिस्तानी के, जो पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल का शिकार है, जब हुकूमत काम नहीं कर पा रही और उनकी तवज्जो भी नहीं है उस तरफ, और वो टिकटॉक बनाने में और इस तरह की चीज़ों में मशगूल है। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि वो अपने हमवतनों का हाथ थामे मुसीबत की इस घड़ी में। एक हमारा बरतानिया के शहर लंदन में एक प्रोग्राम है। जुमे वाले दिन शाम को हम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सब लोग इकट्ठे होंगे फंड रेजिंग के लिए। और ये रॉयल नवाब रेस्टोरेंट है बरतानिया में, लंदन में, जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा। इसकी तफसीलात हम शेयर कर देंगे जल्दी। अब ज़रा आ जाएं फ्लड्स की तरफ। मुल्तान में नादरीन रात के सूरत हाल बहुत ख़राब थी। इंतज़ामिया ने फैसला किया कि शेर शाह जो बंद है उसको तोड़ दिया जाएगा, और उसकी वजह यह है कि मुल्तान का जो कंटोनमेंट का इलाका है, कैंट का, उसको बचाना और दीगर कुछ इलाके हैं उनको बचाने के लिए और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ज़रूरी था कि जो शहर को या इन एरियाज़ को महफूज रखने के लिए जो बंद है शेर शाह का बंद, उसमें शगाफ डाला जाए। और फिर उसका बाद में ऐलान किए गए, जगह जगह पे ऐलानात हो रहे थे कि लोग महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं, फौरी तौर पे इनखला करें और ये जो एरिया है ये खाली कर दें और यहाँ से महफूज जगह पे चले जाएं। महफूज जगह कौन सी है? देखिए, ये तो इंतज़ामिया ने करना होता है ना। इससे पहले वो पहले से बंदोबस्त करती है महफूज मकामात का और शहरियों को बता देती है वक्त से पहले कि आप अपना कीमती सामान जो है उसे महफूज कर लें, और फिर अपनी हर चीज़ को लॉक करने के बाद आप महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं। और वो महफूज मकामात पहले से बताए जाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया के लोग फ़लाँ जगह पे जाएंगे, फ़लाँ एरिया के लोग फ़लाँ जगह पे जाएंगे, और जो लोग कहीं और जाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के घरों में या ऐसे इलाकों में जो ऊंचे इलाके और कदरे महफूज इलाके हैं वहाँ पे चले जाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई मनसूबाबंदी नहीं है। ऐसा लगता है हुकूमत बिल्कुल नाबल्द है, या इन लोगों ने कभी हुकूमत की नहीं। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तकरीबन पाकिस्तान में सैलाब आया है, और इतने सैलाब आए हैं कि इनको अब तजुर्बा होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि जब सैलाब आए तो क्या किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों की हुकूमत है और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सैलाब जैसी सूरत हाल में किस तरीके से शहरियों को महफूज बनाना है। बस सिर्फ ऐलान कर देते हैं कि निकल जाओ, महफूज जगह पे चले जाओ। अब शहरी जिस जगह पे जा रहे हैं हो सकता है वो ज़्यादा गैर महफूज हो या वहाँ पे ज़्यादा बड़ा सैलाब आ जाए। जो बातें हमें उस टेलीथॉन में बताई हैं पाकिस्तानियों ने, जो लोग फ्लड एरिया से होकर आए या जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक और गंभीर है। जंग का इलाका शोरकोट है, उधर बहुत बुरी सूरत हाल है। पीर महल के इलाके में, मुल्तान के मुदाफ़ात में बहुत बड़ी तबाही आई है। आमों के जो बड़े बड़े बागात हैं वो तबाह हो गए हैं। अलीपुर में करोड़ों की गंदम जो सरकारी गोदाम पे मौजूद थी वो तबाह हो गई है। लगातार तबाही हो रही है। 18 लाख एकड़ ज़मीन पर फसलें अब तक तबाह हो चुकी हैं, जो आदादो शुमार बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आई है और भारत में भी बहुत बड़ी तबाही आई। भारत में जिन इलाकों में सैलाब आया ना, इन इलाकों में भारत का 80% चावल पैदा होता है, और पाकिस्तान में जिन इलाकों में सैलाब आया, इन इलाकों में पाकिस्तान का लगभग 90% जो बासमती चावल है वो पैदा होता है। तो बासमती चावल की बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने की तवक्को है और इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो अब जो चावल की फसल आ रही है, देखे ना, 1 महीना रह गया था। अभी ये सितंबर के आखिर में चावलों की कटाई का सीज़न था और ये फसल किसानों ने हासिल कर दी थी। सारी मेहनत का उनको फल मिलना था, लेकिन बदकिस्मती से इस सैलाब के बाद किसान अपनी इस फसल से महरूम हो गए हैं। सारी फसल डूबकर तबाह हो गई है। हालात बहुत ख़राब हैं। और इसमें जो अब तक की इतला है उसमें जलालपुर पीरवाला का इलाका जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर है, और जो स्पेशली जनूबी पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, वहाँ के लोग शिकवा कर रहे हैं कि हमारे बारे में बात नहीं की जा रही, हमारे बारे में बताया नहीं जा रहा कि हम कितनी बड़ी तबाही से दो चार हो रहे हैं। जो फलाई तंजीमें काम कर रही हैं, जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में, राब्ते में हैं, वो उन सब ने अपने
मेन जो दफातर हैं या जो मेन लोग उनके काम करने वाले हैं, उन सबको फौरी तौर पे जनूबी पंजाब में रिपोर्ट करने का कहा है कि फौरी तौर पे वहां जाएं और जाकर संभालें वहां के लोगों को और उनकी हिफाजत करें, उनको रेस्क्यू करें, उनको रिलीफ का काम करें, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, क्योंकि वहां बहुत बड़ी तबाही आई है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने एक फैसला किया नाज़रीन इस वक्त, अब ये फैसला हुकूमत ने किया या उन्हें करना पड़ गया, ये फैसला किया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इमदाद ना लेने का फैसला किया है हुकूमत ने। यानी वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए और उनकी बहाली के लिए बैरूनी इमदाद ना लेने का फैसला कर लिया। और अब वो कह रहे हैं जी हम देख रहे हैं कि हमारे कितने नुकसानात हुए हैं और इसका अंदाज़ा किया जा रहा है, अपने वसाइल से हम तामीर नौ करेंगे और इसके लिए बैरूनी इमदाद नहीं ली जाएगी। देखिए, ये आपने कहानी सुनी होगी जिसमें एक लुमड़ी थी, लुमड़ी को अंगूर का एक गुच्छा नजर आता है, बड़ा मीठा और दिखने में ऐसा लगता है कि पका हुआ है, बहुत अच्छा है। तो लुमड़ी एक छलांग मारती है उसे पकड़ने के लिए, वो नहीं पकड़ा जाता, फिर मारती है, फिर नहीं पकड़ा जाता। लोमड़ी काफी देर कोशिश करती है उस गुच्छे को तोड़ ले, किसी तरह उसमें से कुछ अंगूर खा ले। जब वो गुच्छा नहीं तोड़ पाती, उसे नहीं खा पाती, तो फिर वो वहां से चल देती है और जाते हुए वो गुच्छे को मुड़ कर देखती है और कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, कि मुझे नहीं मिले ना तो खट्टे ही हैं, ज़हन बना लिया उसने। तो पाकिस्तान को अब इस बात का आइडिया है कि बैरूनी इमदाद बहुत मुश्किल है इस मरतबा। रीज़न ये है कि 2022 के सैलाब में जब काफ़ी तबाही आई तो पाकिस्तान ने 11 अरब डॉलर्स प्लज हुए थे पाकिस्तान के। ये वादा किया गया था ममालिक की जानिब से कि 11 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को मंसूबे देने थे, उसके लिए पाकिस्तान को बताना था कि ये चीज़ें हम बना रहे हैं और ये बन रही हैं, इसके लिए आप पैसे जारी करें। पाकिस्तान की हुकूमत नालायक, नकम्मी, नकट्टू, टके का काम उन्होंने नहीं किया। हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की सारी तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठोकने पर थी, 2024 का इलेक्शन चोरी करने पे थी, इमरान खान को जेल में डालने पर थी। लिहाजा सैलाब मुतासरीन को सारे भूल गए और वो प्रोजेक्ट भी सारे भूल गए। अब ये किस मुंह से जाके लोगों से इमदाद मांगे? तो इमदाद मांग तो सकते हैं लेकिन मिलनी नहीं है, तो फिर अंगूर खट्टे हैं, लिहाजा इमदाद लेने की बजाय खुद ही बनाएंगे। खुद कैसे बनाएंगे? एहसन इकबाल अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है और ये एक बहाना है। अब ये सारा मलबा सैलाब के ऊपर डाल देंगे, हर मरतबा ये अपने किए कराए का मलबा किसी और के ऊपर डाल के साइड पे हो जाते हैं। पहले नाज़रीन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुन लें जो उन्होंने जेल में कल अपनी बहन से मुलाकात के वक्त दिया। इंपॉर्टेंट है उनका पैगाम आप तक पहुंचाना, क्योंकि यही एक पैगाम पहुंचाने की सजा अलीमा खान भी काट रही हैं, उनकी फैमिली भी काट रही है, हम जो जर्नलिस्ट हैं हम लोग भी काट रहे हैं, जो लोग इमरान खान साहब का पैगाम अभी तक पहुंचा देते हैं, वरना पाकिस्तान का मीडिया तो ना ही दिखाता है ना सुनाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। ये कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और गुलामी से आज़ादी देता है। मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आज़ादी का ज़ामिन है, क्योंकि ये कलमा इंसान को खौफ की जंजीरें तोड़ने की कुव्वत फराहम करता है। मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। 1 साल से मेरे ज़ाती डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई। कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। फैमिली मेम्बरान और वकला तक को मिलने से रोका जाता है। 1.5 साल से सियासी रफ़क़ा से मुलाकात नहीं होने दी गई। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश करने की कोशिश में कम अकली का मुजाहरा करते हुए हमारे दौर में खित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर रहा है। जहां हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए वहां जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। मेरा दिल इस पर भी बहुत रंजीदा है कि हमने कई दहाइयों की मेहमान नवाजी के बावजूद मौजूदा दौर में अपने अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से बाहर निकाला है। हालांकि वहां ज़ल्ज़ला भी आया है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अली अमीन को खुसूसी हदायत करता हूँ कि अफगानिस्तान जाएं और उनके साथ जाकर बैठें और बामी मसाइल और अमन व अमान के हवाले से बात करें ताकि हालात को मजीद बिगाड़ से बचाया जा सके। जाली वफाकी हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती है
तो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अपने सूबे में अमन के लिए अफगानिस्तान क्यों नहीं जा सकता? खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन हमलों और इलाकों से बेदखली करने का अमल दरअसल तहरीके इंसाफ की अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करनी चाहिए। सूबे की अवाम पहले ही सैलाब से तबाह हाल है। अगर वहां ड्रोन हमले और ऑपरेशन ना रुका तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमारे कितने पुलिस एहलकार भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ये ऑपरेशन जब तक बंद नहीं होगा, लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता रहेगा और दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को यकजा होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। मैं अगर जेल से बाहर होता तो जरूर फंड रेजिंग और टेलीथॉन करता, मगर अब अपनी कौम से कहता हूं कि वो बढ़ चढ़ कर और दिल खोर कर रिलीफ के कामों और सैलाब की इमदाद में हिस्सा ले। बलूचिस्तान में सियासी जलसे पर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज में पूरी तहरीके इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 8 सितंबर का। आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा भारी स्टेटमेंट। उन्होंने आसिम मुनीर साहब के ऊपर संगीन चीज़ें जो हैं वो दोबारा से उनकी तरफ थ्रो की हैं। उन्होंने बताया कि इनकी पॉलिसी गलत है। ये अफगानिस्तान के मुखालिफिन को खुश करने के लिए कमअकली का मुजाहरा करते हुए जो खित्ते में कायम होने वाला अमन है उसको तबाह कर रहे हैं। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान ने कहा और आसिम मुनीर को चैलेंज किया कि चाहे मेरे ख़ानदान में जिसको मर्जी जेल में डालो, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखूंगा। तो ये है नाज़रीन इमरान खान और खुला चैलेंज उनका आसिम मुनीर को। अब आ जाए, एक वाक़या होता है जेल के बाहर और रुला पड़ जाता है। उसमें एक सहाफ़ी, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक और सहाफ़ी है, उनको धक्का लगा, वो गिर गए। ये वाक़या क्या है जो इस तरह रिपोर्ट हुआ और बहुत सारे लोग उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। देखिए, अलीमा खानम को मुश्किलात का सामना है जेल के बाहर। कभी उनके ऊपर अंडा फेंक दिया जाता है, कभी उनके ऊपर बहुत अजीबोगरीब सवालात की बौछार कर दी जाती है। वो बात करना चाहती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कैमरे उनके मुंह के ऊपर फिट करके उनके साथ साथ सहाफ़ी भागना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली वो सहाफ़ी हैं जो अदालतों को कवर करते हैं या जो डिफेंस को कवर करते हैं, ये वो लोग हैं और इनके बारे में ये तासुर आम है कि ये जो सहाफ़ी है इनके ताल्लुकात पीटीआई के साथ अच्छे नहीं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। और ऐसा दिखाई देता है, या वहाँ मौजूद सोशल मीडिया के लोग भी ये बताते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये शायद बायस्ड हैं और ये एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है उसे निशाना बनाते हैं। अब अलीमा खान तो पीटीआई का ताल्लुक नहीं है, वो ना क़यादत है पीटीआई की, लेकिन इमरान खान की बहन है। अब मरे हुए को क्या मारना? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस नौइयत के सवालात इमरान खान से किए जा रहे हैं या जिस नौइयत के सवालात इमरान खान की बहनों से किए जा रहे हैं, ऐसे सवालात कोई मरियम नवाज से, बिलावल से कर सकता है? तो साफ जवाब है कि नहीं। क्या ऐसे सवालात नवाज शरीफ और जरदारी से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। फजलुर रहमान से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। ये एक तरह की हरासमेंट है जो की जा रही है अडियाला जेल के बाहर और ऐसा लगता है कि प्लानिंग के साथ हो रही है, क्योंकि जुबैर अली खान साहब ने एक दिन पहले पूरी कहानी सुना दी थी कि कल के दिन ये होगा और फिर हमने देखा वो हुआ भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। तशद्दुद जो है या धक्कम पेल जो है वो किसी चीज़ का जवाब नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर कोई भी अपने आप को एक्सपोज करता है तो आपको ज़ुबान से और तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, लॉजिक के साथ, और आपको वापस उसे एक्सपोज करना चाहिए, बजाय इसके कि अटैक करना या उसको धक्का देना या कोई ऐसी चीज़ करना। ये नामुनासिब है। लेकिन दूसरी जानिब से भी बहुत ही अजीब काम हुआ। FIR करवा दी कि जनाब असले के तौर पे ये किया गया, असला लेकर आए और ये वो, और सारा झूठ का पलंदा अजीबोगरीब FIR काट दी गई। इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पे गोलियां चली, FIR नहीं हुई। अलीमा खानम को यहाँ अंडे मारे गए इसी जगह पे, FIR नहीं हुई। इस्लामाबाद में कत्लेआम हो गया, FIR नहीं हुई। और ये FIR आप देखें फटाफट हो गई और इसमें असला भी डाल दिया। अब अडियाला के बाहर असला लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, ये तो बात समझ आने में वाली नहीं है। फिर चोरी भी डल गई बीच में कि कुछ चीज़ भी चोरी हो गई है शायद, और कोई तोड़ फोड़ भी हो गई है। सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, रिपोर्ट भी की है। बहरहाल सहाफ़ी अगर एहतजाज करें तो उनका बनता है, वो एहतजाज कर भी सकते हैं, वो बाइकआउट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन देखें ना, बाइकआउट किस चीज़ का करेंगे? क्या वो अलीमा खानम की जो मीडिया टॉक है उसको दिखाते हैं वो टीवी पे? नहीं दिखाते। तो जब दिखाते ही नहीं तो बाइकआउट किस बात का करेंगे? क्या अखबारात में लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। भाई जब लिखा ही नहीं जाता तो बाइकआउट किस बात का करेंगे? भाई जब किसी चीज़ की कवरेज ही नहीं हो रही तो उस बात का बाइकआउट क्या होगा? आपके वहाँ आने या ना आने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा पीटीआई को।
انہیں تو فرق اس بات سے پڑے گا کہ ان کی کوریج ہو رہی تھی اور وہ رک گئی ہے. اگر تو ان کی کوریج جاری رہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا ان کی کوریج کرتا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا نے ان کا بائیکاٹ نہیں کیا. اچھا, بلاول نے اس کی مذمت کی واقعے کی, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جرنلسٹ یہ کام کر رہے ہیں علیمہ خانم کو ہراساں کرنے کا یا ان کے اوپر لگاتار جو اٹیک کیا جا رہا ہے پے در پہ, ان کا جو قریبی تعلق ہے وہ بلاول سے, اور بلاول سے بڑا ان کا پیار محبت اور یہ وہ ہے ان کا, بڑے میٹھے میٹھے سوالات وہاں پہ ہوتے ہیں مبینہ طور پہ. اب اس میں جو ہے بلاول نے بڑا سخت مذمتی بیان جاری کر دیا. بلاول کو میں یاد دلاتا ہوں کہ نصر اللہ گڈانی کا قتل ہوا سندھ میں, اور MNA خالد لنڈ کا نام آیا تھا. ناصم جوگیوں کا قتل ہوا, ناظم جوگیوں کا جرنلسٹ کا وہاں پہ, اور MNA جام عبد الکریم اور MPA جام اویس کا نام آیا تھا. پھر عزیز میمن صحافی قتل ہوئے, جان محمد مہر قتل ہوئے, اصغر لنڈ قتل ہوئے وہاں پہ. تو بلاول صاحب نے کوئی مذمت نہیں کی, چپ رہے. احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کو اغوا کیا گیا, بلاول نے مذمت نہیں کی, چپ رہے. سمیع ابراہیم صاحب پہ کھسرے سے حملہ کروایا گیا, چپ رہے. اور گرفتاریاں ہوئی, سمیع ابراہیم صاحب کو اغوا کیا گیا, مجھے اغوا کیا گیا, اور یہ مقبول جان صاحب کو اغوا کیا گیا, بلاول اور یہ سارے چپ رہے. ارشد شریف صاحب کا قتل ہو گیا, انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. اسد طور اور بطی اللہ جان کو اور ثاقب بشیر صاحب کو گرفتار کیا گیا. صدیق جان صاحب کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا, بے شمار صحافیوں کی نوکریاں کھا لی گئیں. ان میں سے کسی واقعے کے اوپر کسی قسم کی مذمت نہیں ہوئی. اسحاق ڈار صاحب کے بندوں نے صحافیوں کو پھینٹیاں لگا دی, دھمکیاں سرعام صحافیوں کو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر لگاتی ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کی جو لوگ ہیں انہوں نے کئی دفعہ صحافیوں کو ہراساں کیا, مار کٹائی ہوئی, لیکن آج تک ان لوگوں نے مذمت نہیں کی. لیکن اس معاملے میں فوری طور پہ مذمت بھی سامنے آ گئی. یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک فکسڈ میچ ہے اور یہ جان بوجھ کر کھیلا جاتا ہے تاکہ علیمہ خانم کو دبایا جا سکے, کیونکہ علیمہ خانم عمران خان صاحب کا وہ پیغام باہر لے کر آتی ہیں جو عاصم منیر صاحب کے بارے میں ہوتا ہے. جنرل عاصم منیر کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے جیل کے باہر آ کر تو وہ صرف علیمہ خانم ہے. وہ عمران خان سے ملتی ہیں, جو عمران خان جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہتے ہیں وہ باہر آ کر علیمہ خانم بتا دیتی ہیں. تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خانم کو ٹارگٹ کیا ہے. ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیے, کبھی ان کے گھر کے اوپر اٹیک کر دیا, کبھی ان کے اوپر انڈا پھینک دیا, کبھی ان سے سوالات ایسے ہوئے. یعنی ابھی یہاں پہ جرنلسٹ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ جس قسم کی باتیں پوچھی گئیں عمران خان صاحب سے اور علیمہ خانم سے, تو وہ بڑی بدتمیزی والی باتیں ہیں. یعنی یہ تک عمران خان صاحب کو شرم دلانے کا اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ جیل میں کی گئیں اور ایسی باتیں کی گئیں. تو صحافیوں نے بڑے بلو دا بیلٹ جا کے علیمہ خان سے اور جو ہے وہ عمران خان صاحب سے سوالات کیے ہیں. تو سوالات تو کرنے چاہیے, صحافیوں کا حق ہے جتنے مرضی سوال کریں, ایک کے بعد ایک سوال کریں, لیکن ایک ڈیکورم ہوتا ہے پریس کانفرنس کا کہ آپ سب سے پہلے جو پریس کانفرنس کرنے آیا وہ اپنی بات کرتا ہے, جب وہ بات ختم کرتا ہے پھر آپ سوالات کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیسے ہی آئے تو ویسے ہی آپ سوالات کی بوچھاڑ کر دیں. ہاں, اگر آپ نے مذمت کرنی ہے, بائیکاٹ کرنی ہے, تو آپ بائیکاٹ کر کے جا سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کہہ دیں جی کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم نے بہت دفعہ احتجاج کیا ہے, میں نے ذاتی طور پہ بہت سارے احتجاج کیے ہیں, پریس کانفرنس کا بائیکاٹ بھی کیا ہے, احتجاج کے اور طریقے بھی اپنائے ہیں, لیکن یہ طریقہ کار مجھے لگا نامناسب ہے. اب پہلے وہ بات کر لیں, پھر آپ ان کے ساتھ بات کریں, اور اگر آپ نے نئی کوریج کر دی تو آپ پہلے ہی بائیکاٹ کر دیں. اب ویسے بھی بائیکاٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے, ٹی وی پہ تو آپ دکھا نہیں سکتے ان لوگوں کو, ان کی بات آپ سنوا نہیں سکتے, تو ان کو بائیکاٹ سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ان کا تو ویسے ہی ایک کنٹینیوس بائیکاٹ چل رہا ہے. یہ ایک جو پیغام ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی جاری کیا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو پیغام ہے اڈیالہ جیل آنے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے, وہ یہ کہتی ہیں کہ کل اڈیالہ کے باہر یا آج کے دن میں اڈیالہ کے باہر جمع ہونے والے تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ مکمل طور پر پرامن رہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے, اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے کبھی بھی شرپسندی یا فساد کی سیاست کی نہ اس کے قائل ہیں. ہم وزیر اعظم عمران خان کے سپاہی اور کارکن ہیں, لہٰذا پرامن طور پر اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ کے باہر موجود ہیں. اگر کوئی ایسا شخص دکھائی دے جو جان بوجھ کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی ویڈیو بنائیں اور اس حرکت کو فوری طور پر روکنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں, آپ کی ہر حرکت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن اور پی ٹی آئی کے تشخص کی نمائندگی کرتی ہے. ہمارا پیغام صرف امن, صبر اور نظم و ضبط ہے. یہ جناب انہوں نے پیغام دیا تاکہ امن قائم رہ سکے, لیکن میرے خیال میں ایک کے بعد ایک شرارت ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پاکستان تحریک انصاف کو اسے بڑے دل کے ساتھ اور ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا اس معاملے کو. اگر وہ جذبات سے کام لیں گے تو پھر جو ہے وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں یا ان کے خلاف رولا ڈالنے میں آسانی رہے گی. دونوں طرف سے زور تو پورا لگ رہا ہے, اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں طرف سے زور لگا رہے ہیں. اب ناظرین,
ایک اور خبر ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے ایک کارنامہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کیونکہ بار بار کہتے ہیں کہ آپریشن روکا جائے، آپریشن رکوایا جائے، تو خیبر پختونخوا حکومت نے ایک عجیب و غریب مذاق کر دیا۔ اب دیکھیں نا، ان کی وہاں پہ اکثریت ہے، تو انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اسمبلی میں اور وہ پاس کر لی، اور قرارداد یہ تھی کہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، یہ فوج کو جو خصوصی اختیارات ملے ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کے خلاف ایک قرارداد اس کے خاتمے کے لیے متفقہ طور پہ منظور کر دی۔ بھئی قرارداد کیوں منظور کرنی ہے؟ یہ ایکٹ ہی ختم کرو، قانون ہی ختم کرو۔ قرارداد سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ معاملہ ہی ختم کریں، آپ کے پاس اختیار ہے، وہاں پہ آپ کی حکومت ہے۔ دوسرا، خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس معاملے میں سپریم کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے۔ آپ جائیں سپریم کورٹ میں، اپنے جو ایڈوکیٹ جنرل کو بھیجیں، اور جو سٹے آپ نے سپریم کورٹ میں لیا ہوا ہے وہ واپس لے لیں، آٹومیٹیکلی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عدالتی فیصلے کے مطابق تو عدالت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ یہ زیادتی ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ تو جو فوج کے خصوصی اختیارات ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عملی طور پہ آپ عدالت میں جو آپ کا سٹے ہے وہ آپ واپس لے لیں، وہ فوج کے خصوصی اختیارات وہاں پہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو وہ آپریشن وہاں پہ کر رہے ہیں اس کے لیے انہیں جو وہ آپریشن کریں گے وہ پھر قانون کے آربٹ سے باہر جا کر ہوگا، اس کے اندر نہیں ہوگا۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت علی امین گنڈا پور سمیت جو ہے وہ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ کر کے دکھا دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا۔ ایکچولی اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔